सुप्रभात तुम जय हिंद बच्चों आज की कक्षा में हम हिंदी एलसी डिस्कस करेंगे। इसमें पेज नंबर 50, 51 और 52 होगा। इसके पहली वाली वीडियो में हमने पेज नंबर 49 तक डिस्कस कर दिया है। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को देख करके आप अपनी हिंदी एलसी कंप्लीट कर लें। ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले है अलंकार। अलंकारों के आपको नाम बताने हैं। तो इसमें कौन सा कुछ पंक्ति दी हुई है, उसमें पढ़ना है, पढ़ करके आपको नाम बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें देखिए पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, उसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका जो है वो रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। नील गगन सा हृदय शांत हो रहा था, इसमें जो है वो उपमा अलंकार है ना, क्योंकि यहाँ पर तुलना की जा रही है और साथ से सी जो वाचक शब्द लगा हुआ भी है। ठीक है। मैंने झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। मनु मानो जनु जनो जहाँ पे होगा वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, तो यहाँ पे मानो शब्द इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है। देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब यहाँ पर देखिए साकेत क्या है? नगरी है ना, लेकिन उस नगरी को यहाँ पर व्यक्ति के जैसा बताया जा रहा है, उसका मानवीकरण कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अगला है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम से लौने घात, मनो नीलमण शैल पर आता पर प्रभात, इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। चरण सरोज पखारन लगा, यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यहाँ पे भी रूपक अलंकार है। मखमल के झूले पड़े हाथी सटीला, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है निम्नलिखित अलंकारों का एक एक उदाहरण। तो यहाँ पर मैं एक एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। उपमा अलंकार के एक उदाहरण आप लिख लेंगे, पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है। पीपर पात सरिस मन डोला उपमा अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। रूपक अलंकार का उदाहरण है बंदव चरण कमल हरि राई। ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण हो जाएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण आप लिखेंगे, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उस उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। एक बार फिर, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण था। अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण हो जाएगा आपका कि अत्युक्ति अलंकार का उदाहरण है, बाण नहीं पहुँचे शरीर तक शत्रु गिरे पहले ही भूपर। बाण नहीं पहुँचे शरीर तक शत्रु गिरे पहले ही भूपर, ये अत्युक्ति का उदाहरण है। निम्नलिखित प्रत्ययों की सहायता से शब्द बनाइए। अब देखिए आका प्रत्यय लगा के अगर शब्द बनाए तो इसमें हो जाएगा लड़ाका। ठीक है। लड़ाका क्या हो जाएगा? लड़ाका। वाला प्रत्यय तो टोपी वाला, घर वाला। ता प्रत्यय लगाकर तो इसमें हो जाएगा आपका चलता बहता। ना प्रत्यय लगाकर बनाना है तो ना प्रत्यय में आप बना सकते हैं गाना पालना। एरा में आप लिखेंगे ममेरा चचेरा। ठीक है। पुफेरा। ईमा प्रत्यय लगाकर लालिमा कालिमा। अक प्रत्यय लगाकर तो पाठक धावक। आन प्रत्यय लगाकर थकान उड़ान। आनी प्रत्यय लगाकर बनाना है तो जेठानी दौरानी। ठीक है। अगला देखिए उसके बाद है शब्दों में से प्रत्यय और शब्द अलग कीजिए। प्रत्यय शब्द अलग करने हैं तो कृपालु। कृपालु में देखिए कृपा इसका मूल शब्द है, कृपा क्या है? मूल शब्द है, और इसमें आलू प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आलू प्रत्यय। तो इस तरीके से आपको इसका मूल शब्द और प्रत्यय दोनों अलग करना है, अलग करके लिखना है। तो इसमें हो जाएगा कृपा प्लस आलू। तोपची, तोपची में जो मूल शब्द हो जाएगा वो तोपच हो जाएगा और उसमें ई प्रत्यय लग जाएगा, तोपची हो जाएगा। बिकाऊ में मूल शब्द हो जाएगा बिक और आऊ प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आऊ प्रत्यय हो जाएगा, बिकाऊ हो जाएगा। मूल शब्द इसमें बिक होगा, बिक में आऊ जो बिकाऊ हो गया। पान वाला मूल शब्द पान हो जाएगा और प्रत्यय हो जाएगा वाला। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित शब्दों का अनेकार्थक। अंबर का अनेकार्थी शब्द, तो अंबर का मतलब वस्त्र होता है और अंबर का मतलब आकाश भी होता है। ठीक है। उसके बाद अर्थ। अर्थ का जो मतलब होता है धन होता है और मतलब। अर्थ धन व्याख्या मतलब, इसके तीन अर्थ हैं, अर्थ धन व्याख्या मतलब। ठीक है। मित्र का दोस्त हो जाएगा और क्या हो जाएगा? सूर्य भी होता है। मित्र मतलब सूर्य भी होता है, मित्र मतलब दोस्त भी होता है, और मित्र का मतलब वरुण भी होता है। तो ये तीनों ही इसके हैं, तीनों में से कोई एक आपको लिखना है, कोई एक आप लिख देंगे। ठीक है। सारंग। सारंग में देखिए सारंग मतलब हिरण भी होता है, सारंग मतलब मोर भी होता है। यानी इस सारंग के एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, अनेकार्थी शब्द है ये। ठीक है। तो यहाँ पे हिरण या मोर आप दोनों में से एक लिख सकते हैं।
जड़ का क्या हो जाएगा, जड़ का मूर्ख हो जाएगा, अचेतन हो जाएगा, ठीक है। पद का क्या हो जाएगा, तो पद का आपका हो जाएगा पैर हो जाएगा, ठीक है। स्थान हो जाएगा, पैर और स्थान हो जाएगा, ठीक है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो रूपक अलंकार होता है, ठीक है। जहाँ असंभव को संभव बताया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मनु मानो जनु जानो किस में आता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में। मानवीयता में प्रत्यय है तो ता प्रत्यय है, धावक में प्रत्यय है, अक प्रत्यय है, ठीक है। तो ये इसको आप निशान लगा लीजिए। ये आपका पेज नंबर 50 कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 52 में चलते हैं। देखिए इसमें अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी सांस्कृतिक धरोहर होती है जिसके बल पर वो प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहता है। मानव युग से अपने जीवन को अधिक सुखमय, उपयोगी, शांतिमय और आनंदपूर्ण बनाने का प्रयास करता रहा है। इस प्रयास का आधार वह सांस्कृतिक धरोहर होती है जो प्रत्येक मानव को विरासत के रूप में मिलती है और इस प्रयास के फलस्वरूप मानव अपना विकास करता है। यह विकास क्रम सांस्कृतिक आधार के बिना संभव नहीं होता। कुछ लोग सभ्यता और संस्कृति को एक ही अर्थ में लेते हैं, यह उनकी भूल है। यूँ तो संस्कृति और सभ्यता में घनिष्ठ संबंध है, किंतु संस्कृति मानव जीवन को श्रेष्ठ और उन्नत बनाने के साधनों का नाम है और सभ्यता उन साधनों के फलस्वरूप उपलब्ध हुई जीवन प्रणाली का नाम है। सभ्यता के अंतर में बहने वाली विचारधारा को, जिस पर युग युग के विकास का क्रम अंकित है, हम संस्कृति कहते हैं। संस्कृति अच्छी या बुरी हो सकती है। किसी राष्ट्र का मूल्यांकन हम उसकी संस्कृति के आधार पर कर सकते हैं। प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर है। प्रकृति का मानव जीवन को प्रभावित करने में बड़ा महत्वपूर्ण हाथ रहा है, ठीक है। तो ये आपका गद्यांश था, आप पढ़ेंगे इसको। इसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, इसका जो उचित शीर्षक होगा वो होगा सांस्कृतिक धरोहर। क्या होगा, सांस्कृतिक धरोहर। मनुष्य की प्रगति का आधार क्या है, तो इसका भी आंसर होगा मनुष्य की प्रगति का आधार सांस्कृतिक धरोहर है, ठीक है। सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, तो आप लिखेंगे कि संस्कृति मानव जीवन को श्रेष्ठ और उन्नत बनाने की साधन का नाम है, ठीक है। संस्कृति मानव जीवन को श्रेष्ठ और उन्नत बनाने के साधनों का नाम है और सभ्यता उन साधनों के फलस्वरूप उपलब्ध हुई जीवन प्रणाली का नाम है। सभ्यता के अंतर में बहने वाली फलस्वरूप विचारधाराओं को जिस विकास का क्रम है हम संस्कृति कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सभ्यता और संस्कृति में अंतर, तो आप लिखेंगे कि सभ्यता मानव जीवन को श्रेष्ठ और उन्नत बनाने की साधनों का नाम है, जबकि संस्कृति में आप लिखेंगे कि संस्कृति मानव जीवन को श्रेष्ठ और उन्नत बनाने की साधनों का नाम है, जबकि सभ्यता साधनों के फलस्वरूप उपलब्ध हुई जीवन प्रणाली का नाम है, ठीक है। यही है संस्कृति और सभ्यता में अंतर, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है, किसी राष्ट्र की सभ्यता के मूल्यांकन का आधार क्या है, तो किसी राष्ट्र की सभ्यता के मूल्यांकन का आधार उस राष्ट्र की संस्कृति है। क्या है, संस्कृति, ठीक है। उपर्युक्त गद्यांश में 4 प्रत्यय युक्त शब्द, तो आप लिख देंगे सभ्यता, उपयोगी, भौगोलिक, सांस्कृतिक। सभ्यता, उपयोगी, भौगोलिक, सांस्कृतिक, ठीक है। तो ये आपके तभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए, ठीक है। राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा, तो राष्ट्रीय हो जाएगा। इसमें ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। विकास का विलोम शब्द होगा विनाश। युग युग में समास अव्ययीभाव समास है, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे एक कविता दी हुई है, लक्ष्य दूर विश्राम न करना, ऐ राही तुम चलते रहना, पाप पुणे के गहरे तल में जो भी उतरा मोती लाया, युगों युगों से यही रीति है, जिसने खोया उसने पाया, बंधन को क्यों बंधन माना, ऐ राही तुम चलते जाना, सच कहते हो कठिन डगर है, लहर लहर में लहर लहर है, साहस से पर्वत भी झुकता, सूर्य बिना का प्रथम पहर है, कांटों का भी तुम गुण गाना, ऐ राही तुम चलते जाना। ये कविता है। इसमें जो क्वेश्चन आंसर है, इसमें देखिए प्रश्न है तो दिया हुआ है कि ऐ राही कौन है, तो यहाँ पर पथिक है, ठीक है। जिसने खोया उसने पाया, तो कवि क्या कहना चाहता है, कवि ये कहना चाहता है कि जो आलस्य को खोता है वही सफल होता है। कवि मनुष्य में कौन से भाव चाहता है, तो साहस भी चाहता है और उत्साह भी चाहता है। ये दोनों ऑप्शन किस में है, चौथे में थे। 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन,
फोर्थ ऑप्शन। कवि डगर को पाने के लिए कवि क्या सलाह दे रहा है? तो मनुष्य को बाधाओं का सामना किसी से करना चाहिए, मनुष्य को बाधाओं का सामना हंसी खुशी से करना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, कवि क्या कहना चाहता है? कवि क्या कहना चाहते हैं? मनुष्य को आलस छोड़कर आगे चलना चाहिए, उसे बंधनों से नहीं घबराना चाहिए, उसमें साहस उत्साह व ज्ञान होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। पाप पुण्य में कौन सा समास है? उसमें द्वंद्व समास है। ठीक है, शैल का पर्यायवाची पर्वत हो जाएगा। मोती का तत्सम रूप हो जाएगा मुक्ता। ठीक है, मुक्ता मतलब मोती होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला, बंधन शब्द का विलोम हो जाएगा, बंधन का विलोम होगा मुक्ति हो जाएगा। मित्र का अनेकार्थक शब्द क्या हो जाएगा? मित्र और सूर्य का अनेकार्थक शब्द होगा मित्र और वरुण। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अलंकार का अवधारणा चित्र बनाना है। तो अलंकार का अवधारणा चित्र कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर हम इस तरीके से कुछ बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे अलंकार, अलंकार आपको लिखना है। अलंकार लिख करके इसको ऐसे 2 3 4 5 ना, तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, इस तरीके से आपको ऐसे नहीं बनाना है। इसमें आपको जो करना है, पहले आपको शुरुआत में लिखना है अलंकार। अलंकार में आप करेंगे, इसके 2 भेद करेंगे आप, शब्दालंकार, अर्थालंकार, ये शब्दा हो जाएगा और ये अर्था अलंकार हो जाएगा। अब अर्थालंकार में ऐसे आप 5 भेद बनाएंगे और लिखेंगे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, और इसमें भी 3 बनाएंगे, तो अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका एक अवधारणा चित्र अलंकार का बनाएंगे, सबको पता है, बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो पेज है, ये देखिए विज्ञापन से संबंधित, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, ये दिया हुआ है। लास्ट पेज है, अब ये आपकी एलसी कंप्लीट हो जा रही है पूरी। तुलसीदास जी किस शाखा के कवि हैं? तो ये लिखेंगे आप सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं। कौन से? सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, सगुण भक्ति शाखा। श्री रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं, और इसे किस भाषा में लिखा गया? तो इसे अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, बाकी देखिए बाकी कवियों के बारे में यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है, याद करना है। ठीक है, तो ये आपकी जो हिंदी एलसी थी वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद ये पुनरावृत्ति अभ्यास है ना, तो इसको हम लोग अभी अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज पेज नंबर 55 तक आपका एक कंप्लीट होगी पूरी हिंदी एलसी। ठीक है, अब पुनरावृत्ति होगी, तो पुनरावृत्ति हम लोग एग्जाम के टाइम में करेंगे। ठीक है, पहले आप लोग इतना कंप्लीट करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।